हेलो एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 4th लेक्चर। अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डिस्कस कर लिया और कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये भी समझ लिया। तो बेसिकली कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा उसे हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में। और एग्रीमेंट कैसे होगा, जब एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑफर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑफर के ऊपर। ऑफर क्या होता है, तो ऑफर या फिर प्रपोजल, ऑफर और प्रपोजल दोनों ही वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अब मैं ना आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स बोलती हूँ, आप बताना कि ये ऑफर है कि नहीं है। तो सबसे पहली मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं एक मिनट, सबसे पहली मेरी स्टेटमेंट है, देखो ये राम है और ये है राम का दोस्त श्याम। राम अपने दोस्त से बोल रहा है कि यार मेरा ना चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, चल चाय पी के आते। अब ये मुझे बताओ कि ये जो स्टेटमेंट राम ने श्याम को बोली, क्या इसे हम ऑफर कहेंगे, ऑफर या फिर प्रपोजल कहेंगे? सोचो ज़रा कि क्या ये स्टेटमेंट ऑफर है या फिर नहीं है। चलो ये नहीं तो एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरी स्टेटमेंट। ये आप पक्का बता दोगे कि ऑफर है या फिर नहीं है। ये श्याम था, ये है राम की गर्लफ्रेंड, GF मतलब गर्लफ्रेंड। अब राम अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये मुझे बताओ कि ये ऑफर है कि नहीं है। बड़ी आसानी से आप बता दोगे कि राम ने ये जो स्टेटमेंट बोली है इसमें अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मैरिज का प्रपोजल दिया है। तो ये क्या है, एक तरह से क्या है, ऑफर है। तो बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट हमने बोली, एक स्टेटमेंट में तो हमें पता चल गया कि ये ऑफर है, दूसरी स्टेटमेंट में हमें नहीं पता चला कि ये ऑफर है या फिर नहीं है। तो बेसिकली ऑफर होता क्या है, देखो इसने ये जो स्टेटमेंट बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उस स्टेटमेंट में राम ने क्या किया, अपनी इच्छा शो की, अपनी विलिंगनेस शो की है अपनी गर्लफ्रेंड को उससे शादी करने की, इस व्यू से कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे शादी करने के लिए मान जाएगी। तो यही तो ऑफर होता है कि जब कोई एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा, किसी भी काम के प्रति अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को शो करता है इस उम्मीद से कि वो सामने वाला पर्सन भी उसे अपनी सहमति देगा उस काम में, वो ऑफर होता है। अब देखो पहली वाली स्टेटमेंट में तो यही हुआ कि राम ने अपने दोस्त को अपनी विलिंगनेस शो की है चाय पीने के लिए, इस उम्मीद से कि श्याम भी उसके साथ चाय पीने चलेगा। तो ये क्या किया, राम ने चाय पीने का ऑफर दिया है श्याम को। इतनी बात समझ में आई। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज ए में भी तो यही बात लिखी हुई है कि जब when one person signifies to another, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाइज करता है his willingness, अपनी इच्छा, जैसे कि राम ने अपनी गर्लफ्रेंड को की मैं तुमसे शादी करने चाहता हूँ, ये उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी इच्छा शो की है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि when one person signifies to another his willingness टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इसे एक बार ये बात समझ लो, इसे एक बार इतना समझ लो कि किसी काम को करने के लिए वो अपनी इच्छा शो कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, विद द व्यू टू obtaining the assent of that other, विद द व्यू टू obtaining the assent of that other, मतलब कि उस पर्सन की उस काम के प्रति सहमति लाने के लिए, टू सच एक्ट और abstinence, उस पर्सन की उस काम के प्रति सहमति लेने के लिए अगर कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस उस सामने वाले पर्सन को शो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे,
ऑफर कहेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में भी यही बात हमें कही गई है कि अगर राम अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो शादी करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी इच्छा शो कर रहा है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड भी हाँ कर दे, तो वो क्या है, उसका प्रपोजल या फिर ऑफर। सेम वे में अगर राम अपने दोस्त को बोल रहा है कि मेरा चाय पीने का मन है, चल चाय पी के आते हैं, तो वो भी क्या है, एक ऑफर है। इतनी बात समझ आई। अब इस डेफिनेशन में ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, टू, डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इन्हें समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। देखो, राम ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफर दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये है टू डू, कि वो किसी काम को करने के लिए ऑफर दे रहा है, तो वो आ गया टू डू में। अब अब्सटेन फ्रॉम डूइंग को अगर हम समझे, मान लो कि राम की गर्लफ्रेंड अब राम को ऑफर दे रही है कि अगर राम सिगरेट और अल्कोहल पीना छोड़ देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। अब यहाँ पर राम की गर्लफ्रेंड ने भी तो अपनी विलिंगनेस शो की है शादी करने की, लेकिन इस विलिंगनेस में उसने राम को किसी काम को करने से रोका भी है, तो उसे हम बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कि अगर आपका ऑफर ऐसा है जिसमें आप सामने वाली पार्टी को कुछ काम करने से रोक रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अगर आप कोई ऑफर ऐसा दे रहे हो जिसमें आप सामने वाली पार्टी को कुछ काम करने के लिए कह रहे हो, तो वो होगा टू डू। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपकी घड़ी खरीदना चाहती हूँ और उसके बदले में मैं आपको 5,000 रुपये दूंगी, तो ये है टू डू। टू डू ऑफर मतलब कि मैंने आपको कोई काम करने का ऑफर दिया है। इसी तरह से अगर मान लो कि आप रोड पे कहीं जा रहे थे और जाते जाते आपका किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में मान लो गलती थी आपकी। अब आप सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो कि अगर तू मेरी कंप्लेंट नहीं करेगा, अगर तू मेरे ऊपर केस नहीं करेगा, तो जितना भी तेरा नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर भी आपने सामने वाले पर्सन को कोई काम करने से रोका है कि वो आपकी कंप्लेंट ना करे, तो ये भी किस में आएगा, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग में। यानी कि ऑफर जो आप किसी पर्सन को दे रहे हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप किसी काम को करने का ऑफर दे रहे हो तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑफर, लेकिन अगर आप किसी पर्सन को कोई काम करने से रोकने का ऑफर दे रहे हो तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफर। जैसे कि राम की गर्लफ्रेंड ने उसे बोला कि अगर वो अल्कोहल और सिगरेट छोड़ देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी, तो वहाँ पर उसे सिगरेट और अल्कोहल छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो वो होगा नेगेटिव ऑफर, कि कोई काम करने से उसे मना किया जा रहा है। तो एक बार फिर से देख ले डेफिनेशन, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब हमें समझ आ गया क्या है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, किसी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कोई काम करने के लिए या फिर किसी काम से उसे रोकने के लिए, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटिनेंस, इस व्यू से कि वो पर्सन भी अपनी सहमति देगा उस काम को करने के लिए या फिर उस काम को ना करने के लिए, उसे हम बोलेंगे प्रपोजल। उस काम को करने के लिए मतलब कि जिस भी काम से आप उसे रोक रहे हो उस काम को ना करने के लिए वो मान गया, उसे हम कहेंगे प्रपोजल। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आ रही है कि जब भी आप कोई पर्सन ऑफर कर रहा है तो एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, एक वो जो ऑफर करेगा और एक वो जिसे ऑफर किया जा रहा है। जो पर्सन ऑफर करेगा उसे हम बोलते हैं ऑफरर या फिर प्रपोजर। जो पर्सन ऑफर करेगा उसे बोला जाता है ऑफरर या फिर प्रपोजर, और जिस पर्सन को ऑफर किया जा रहा है वो पर्सन होता है ऑफरी या फिर प्रपोजी। तो राम क्या है, ऑफरर है या फिर प्रपोजर है, और राम की गर्लफ्रेंड क्या है, ऑफरी या फिर प्रपोजी, हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग।
तो इतनी बात समझ आ गई बिल्कुल सभी को। ऑफर क्या होता है? ऑफर में कम से कम 2 पर्सन्स होंगे, एक जो ऑफर करेगा और जिसे ऑफर किया जाएगा। ऑफर पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है और नेगेटिव वे में भी किया जा सकता है। और जो पर्सन ऑफर करेगा उसे हम बोलते हैं ऑफरर या फिर प्रपोजर, और जिसे ऑफर किया जाता है वो होता है ऑफरी या फिर प्रपोजी। क्लियर हुई इतनी बात? अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि ऑफर जो है वो कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर्स। तो अकॉर्डिंग टू हाउ मेड एंड टू होम मेड, 2 टाइप्स में हमने क्लासिफाई किया है। एक है हाउ मेड, ये ऑफर कैसे किया जाता है। टू होम मेड किसे किया जाता है, उसके बेसिस पे हमारे पास ऑफर 4 तरह के हैं। हाउ मेड के हिसाब से 2 तरह का है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। टू होम मेड जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। सबसे पहले ये दोनों ऑफर देख लेते हैं, एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। देखो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस किया था। सिमिलरली ये एक्सप्रेस ऑफर है और ये इम्प्लाइड ऑफर है। एक्सप्रेस ऑफर कौन सा होगा? जिसमें आप सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस करके अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो, चाहे वो आप बोल के करो चाहे वो आप लिख के करो, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर कौन सा होगा? जिसमें आप सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस करके नहीं ऑफर कर रहे, बल्कि आपका कंडक्ट ऐसा है कि आपके एक्शंस ऐसे हैं कि जिससे ऑफर किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। जितनी भी अब तक हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, राम ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफर दिया, गर्लफ्रेंड ने राम को ऑफर दिया, मैंने आपको घड़ी खरीदने का ऑफर दिया, या फिर आपने किसी और पर्सन को ऑफर दिया, वो है एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर कौन सा होगा? मान लो कि आपको चंडीगढ़ जाना है और चंडीगढ़ जाने की बस में आप जाकर बैठ जाते हो। जब भी आप बस में जाकर बैठोगे तो वहाँ पर आपकी तरफ से बस वालों को एक इम्प्लाइड ऑफर हो जाएगा कि मैं आपकी बस में चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं आपको चंडीगढ़ तक का किराया दूंगा। तो कोई भी ऐसा ऑफर जो पार्टी के कंडक्ट से, पार्टी के एक्शन से किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। जब पार्टी एक्सप्रेसली बोल के लिख के ऑफर कर रही है, वो होते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्लियर होगी? तो ऑफर 2 ही तरीके से हो सकते हैं, कंडक्ट से और एक्सप्रेस करके। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू होम मेड, जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। जर्नल ऑफर क्या होगा? जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन को नहीं किया जा रहा, जनरली पब्लिक एट लार्ज को जो ऑफर किया जा रहा है और कोई भी पर्सन आके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो होता है जर्नल ऑफर। जैसे कि यार हम बहुत मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं कि मान लो कि कोई एक क्रिमिनल था जिसने मर्डर किया और वो पुलिस के हाथों से भाग गया, मर्डर वगैरह करके वो पुलिस के हाथों से भाग गया। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, बहुत जगह जगह पोस्टर्स छपवा के लगा देते हैं मोस्ट वांटेड के, कि कोई भी पर्सन जो इस क्रिमिनल को पकड़ के हमारे पास लाएगा उसे हम इतना इनाम देंगे। तो ये क्या होता है, एक जर्नल ऑफर की एग्जाम्पल है कि कोई भी पर्सन जो उस क्रिमिनल को पकड़ के पुलिस के पास लाएगा वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। तो जर्नल ऑफर बेसिकली किसी एक पर्सन को नहीं किया जाता, जनरली पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है और उनमें से कोई भी पर्सन आके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ पर जर्नल ऑफर में हमारे पास है एक केस लॉ, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ था, ये केस जो है वो मिस कार्लिल ने किया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर। इस केस में हुआ क्या था, ये जो कंपनी है कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, इन्होंने कोई प्रोडक्ट तैयार किया था और उस प्रोडक्ट को अगर कोई भी पर्सन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस कंज्यूम करेगा तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो इस कंपनी ने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे दिया और उस एडवर्टीजमेंट में लिख दिया कि कोई भी पर्सन जो हमारे इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, जो भी हमने प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसे इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो भी जाता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड रिवॉर्ड पे करेगी। तो ये जो मिस लेडी थी ना, मिस कार्लिल, इसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, उस मेडिसिन को कंज्यूम किया, जैसे इन्होंने बोला था बिल्कुल वैसे ही उसने उस मेडिसिन को कंज्यूम किया, लेकिन फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब ये मैडम चली गई इनके पास अपने रिवॉर्ड लेने के लिए 100 पाउंड। इन्होंने मना कर दिया कि हम तो आपको जानते ही नहीं, तो हम आपको काहे के पैसे दें। तो
इस लेडी ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो केस में कोर्ट में इस कंपनी ने कहा कि हम इस लेडी को जानते नहीं हैं, हमारा इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ऐसा कि हम इसे रिवॉर्ड पे करेंगे, तो हम इसे नहीं पे करेंगे। तो कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि ये जो आपने एडवर्टीजमेंट दी है न्यूज़पेपर पे, ये है आपका एक जर्नल ऑफर। आपने जनरली सभी पर्सन को ऑफर दिया है कि कोई भी पर्सन जो उनकी मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन कंज्यूम कर लेता है उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होता, अगर हो भी जाएगा तो वो उसे रिवॉर्ड देगी। तो इस लेडी ने जो भी आपने अपने जर्नल ऑफर में कंडीशंस बताई थी, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन कंज्यूम की है, तो इससे उसने आपका ये जो जर्नल ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पर्सन जो ऐसे पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रहा है और पब्लिक में से कोई भी पर्सन जो उस ऑफर की कंडीशंस है उन्हें अगर फुलफिल कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो इस जर्नल ऑफर के बेसिस पे कार्बोलिक कंपनी को कार्लिल को रिवॉर्ड पे करना पड़ा। तो क्लियर हुई इतनी बात कि जो जर्नल ऑफर होता है वो जनरली पब्लिक एट लार्ज को किया जाता है और कोई भी पर्सन पब्लिक में से उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे आप उस पर्सन को जानते हो या फिर नहीं जानते। बस वो पर्सन जो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसने सारी कंडीशंस जो भी आपने ऑफर में दी हैं वो फुलफिल की हो। अगर उसने सारी कंडीशंस फुलफिल की हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उसने ऑफर एक्सेप्ट किया है और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाओगे। क्लियर हो गया जर्नल ऑफर क्या होता है। अब जर्नल ऑफर के बाद हमारे पास था स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर जो है वो जर्नल ऑफर का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जर्नल ऑफर आप किसी को भी पब्लिक एट लार्ज को कर रहे हो, स्पेसिफिक ऑफर जो होगा वो स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन को ही किया जाएगा और सिर्फ स्पेसिफिकली वो पर्सन ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और कोई भी नहीं। राम ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो सिर्फ ये ऑफर उसकी गर्लफ्रेंड ही एक्सेप्ट कर सकती है और कोई भी पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। अब स्पेसिफिक ऑफर में भी हमारे पास एक केस लॉ है वॉल्टन वर्सेस जॉन्स का। ठीक है, अब देखो मैं आपको केस की सारी स्टडी बता देती हूँ, देन उसके बाद समझेंगे कि स्पेसिफिक ऑफर। देखो एक चिंटू है, मान लो कि ये है चिंटू, ये है मिंटू और ये है किट्टू। ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं, एक्चुअल में जो नाम है जॉन्स जो है वो चिंटू है, वॉल्टन जो है वो किट्टू है और मिंटू है ब्रोकलहर्स्ट। बट हम चिंटू मिंटू किट्टू के नाम से इस केस को समझें। ठीक है, देखो ये जो चिंटू है ना, चिंटू का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम था। चिंटू मिंटू दोनों बढ़िया फ्रेंड्स बन गए। चिंटू का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम था और जो भी सामान उसे अपने बिजनेस में चाहिए था वो लेता था मिंटू से। काफ़ी टाइम से वो सामान ले रहा था, तो ये दोनों क्या है बढ़िया दोस्त बन जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन चिंटू क्या करता है, मिंटू को कुछ चीज़ें खरीदने का ऑर्डर, कुछ सामान उसे चाहिए था अपने बिजनेस में, उसके लिए मिंटू को एक ऑर्डर भेज देता है कि ये सामान मुझे आप भेज देना। लेकिन जब चिंटू मिंटू को ये ऑर्डर भेजता है तब उससे पहले क्या हो चुका, मिंटू अपना बिजनेस ऑलरेडी किट्टू को बेच चुका। ये बात चिंटू को पता नहीं होती। जब वो ऑर्डर भेज रहा होता है तो उसे ये बात नहीं पता होती कि मिंटू ने अपना बिजनेस ऑलरेडी इस किट्टू को बेच दिया, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर भेज देता है। ठीक है, जब उसने ये बिजनेस बेच दिया, ये जो चिंटू का ऑर्डर है वो रिसीव करता है किट्टू। इन्होंने तो अपना बिजनेस बेच दिया किट्टू को, लेकिन इसे ये बात नहीं पता होती चिंटू को कि इसने बिजनेस बेच दिया। ये जो ऑर्डर भेजता है वो ऑर्डर चला जाता है किट्टू के पास। अब किट्टू ऑर्डर रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि जो भी उसने सामान हमसे मांगा है वो सारा सामान उसे हम डिलीवर करेंगे जिसे भी उसे चाहिए।
तो किट्टू क्या करता है, ऑर्डर रिसीव करके जितना भी सामान इसे चाहिए होता है वो उससे सारा सामान भेज देता है, ये सामान रिसीव करता है और सारा सामान यूज़ भी कर लेता है। अब थोड़े टाइम बाद ये भाई साहब क्या करते हैं, इसे एक पेमेंट इनवॉइस सेंड करते हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं, चिंटू को, अब देखो सामान भेजा है तो वो पैसे तो लेगा ना, तो ये भाई साहब थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, एक पेमेंट इनवॉइस चिंटू को भेज देते हैं कि भाई तूने हमारा सामान यूज़ किया, अब हमारे पैसे वापस कर। जब ये पेमेंट इनवॉइस रिसीव करता है तब उस पेमेंट इनवॉइस के ऊपर नाम लिखा होता है किट्टू का। अब ये चकरा जाता है कि मैंने सामान मांगा था मिंटू से, सामान मुझे मिंटू ने भेजा, अब पैसे मुझे किट्टू क्यों मांग रहा है। तो ये क्या करता है, पैसे देने से मना कर देता है। तो किट्टू कोर्ट में जाके उसके ऊपर एक केस फाइल कर देता है कि चिंटू उसके पैसे नहीं दे रहा। अब यही सारी राम कथा वो कोर्ट में बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके चिंटू बोलते हैं कि मैंने मिंटू से सामान मांगा और मिंटू ने मुझे भेजा है। किट्टू बोल रहा है कि मिंटू ने ऑलरेडी उसका बिजनेस मुझे बेच दिया था तो मैंने उसे सामान भेजा है। अब मुझे आप एक यहाँ पर बात बताओ कि ये सारी कहानी तो आपको समझ आ गई कि हुआ क्या, कि किट्टू ने सामान भेजा, उसने सामान यूज़ भी किया, अब पैसे नहीं दे रहा। अब मुझे आप ये बात बताओ कि क्या किट्टू को पैसे देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए? क्या किट्टू को पैसे देने पड़ेंगे क्या नहीं देने पड़ेंगे? केस तो यही है ना कि चिंटू पैसे देने से मना कर रहा है। अब मुझे आप बताओ कि पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अब देखो हमारा दिल तो भाई यही कहेगा कि हाँ इसने सामान यूज़ किया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे इसने भेजा क्या फ़र्क पड़ता है, सामान तो हमने रिसीव किया है ना, यूज़ भी किया है तो उसके पैसे हमें देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि चिंटू की कोई लायबिलिटी नहीं बनती पैसे देने के लिए, चिंटू को कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? देखो कोर्ट ने कहा कि चिंटू ने जो गुड्स परचेज करने का ऑर्डर प्लेस किया था वो किया था मिंटू के पास, यानी कि उसने स्पेसिफिकली मिंटू को ऑफर दिया था गुड्स सप्लाई करने का। तो जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं वो सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिस पर्सन को वो ऑफ़र किया गया हो। उस पर्सन के अलावा कोई भी दूसरा पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गलती किट्टू की है कि उसने मिंटू की जगह वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया। उसे चिंटू को बताना चाहिए था कि मिंटू ने अपना बिजनेस उसे बेच दिया है, अब वो ऑफ़र एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, लेकिन उसने बिना बताए ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया, तो ये गलती किट्टू की है और चिंटू को कोई भी पैसे यहाँ पर नहीं देने पड़ेंगे। तो इस केस से हमें ये बात समझ आती है कि स्पेसिफिक ऑफर्स तो वही होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को ही किए जाते हैं, लेकिन वो ऑफ़र सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और पर्सन उसकी जगह एक्सेप्ट नहीं करता। अगर वो किट्टू की तरह गलती से एक्सेप्ट कर भी लेता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा दोनों पार्टीज़ के बीच में और चिंटू बच जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? स्पेसिफिक ऑफर आपको क्लियर हुआ? तो जो हमारी हाउ मेड और टू होम मेड के बेसिस पे 4 ऑफर्स हुए, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जर्नल और स्पेसिफिक। क्लियर है बिल्कुल? अब कुछ इन चारों के अलावा भी हमारे पास 3 और तरह के ऑफर्स हैं, अदर टाइप्स ऑफ ऑफर। वो हैं क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और एक है स्टैंडर्ड ऑफर। स्टैंडिंग, ओपन या फिर आप कंटिन्यू ऑफर्स भी बोल सकते हो। 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रॉस ऑफर। देखो व्हाट्सएप का ज़माना है, वही हमारी एग्जांपल राम और उसकी गर्लफ्रेंड की। मान लो कि 8 बजे सेम टाइम पे इस तरफ से राम ने अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप किया, दूसरी तरफ से राम की गर्लफ्रेंड ने उसे व्हाट्सएप किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों ने एक ही बात बोली, दोनों ने एक ही विलिंगनेस अपनी एक दूसरे को बताई सेम टाइम पे, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे को ये बात बताने वाले। इसे हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। मतलब कि जब दोनों पार्टीज, ये ऑफरर है, दोनों पार्टीज जो भी जिसे भी आप ऑफर कर रहे हो, मान लो कि ये पर्सन इसे बोल रहा है कि मैं तेरी घड़ी
5,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ और उसी टाइम पे ये बंदा भी इसे बोल रहा है कि मैं अपनी घड़ी 5,000 रुपये में तेरे को बेचना चाहता हूँ, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। कि दोनों के ऑफर्स क्या हो गए, क्रॉस हो गए। कि जब दोनों पर्सन्स जिससे आप ऑफ़र कर रहे हो वो पर्सन भी आपको ऑफ़र कर रहा है सेम टाइम पे नहीं कर रहा चाहे, पर दोनों पार्टीज जो भी एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं उनको दोनों को नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे को ऑफ़र करने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं क्रॉस ऑफ़र। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, क्रॉस ऑफ़र तभी कहा जाएगा जब ये जो टर्म्स हैं ऑफ़र की, घड़ी 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, घड़ी 5,000 में ख़रीदना चाहता हूँ, ये दोनों जो टर्म्स हैं ऑफ़र की वो सेम होने चाहिए दोनों ही पार्टी की तरफ से। कि जब दोनों पार्टीज इग्नोरेंस में एक दूसरे को सेम ऑफर कर देती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर्स। ये ऑफर एक्सेप्ट होके एग्रीमेंट तब बनेगा जब दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। चाहे ये पार्टी ये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर ले, चाहे ये पार्टी ये वाला ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तब ये एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन जब तक आप दोनों पार्टीज एक दूसरे को सिर्फ ऑफर कर रहे हो उसे हम एग्रीमेंट नहीं कहेंगे, उसे हम सिर्फ एक क्रॉस ऑफर ही कहेंगे कि दोनों ने इग्नोरेंस में एक दूसरे को एक ही टाइम पे ऑफर किया। उसे हम एक्सेप्टेंस मान के एग्रीमेंट नहीं बोल सकते। तो इतनी बात समझ आ गई। बेसिकली क्रॉस ऑफर का कंसेप्ट इसलिए कहा था कि देखो दोनों ने ऑफर कर दिया, अब अगर आप इसको एक्सेप्टेंस मान के एग्रीमेंट बोलोगे तो वो गलत होगा। ये सिर्फ क्या है, दोनों की तरफ से ऑफर्स हैं एक दूसरे को, तो ये होते हैं क्रॉस ऑफर्स। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपकी मम्मी सब्जी मंडी सब्जी लेने गई, उन्होंने सब्जी वाले से आलू का प्राइस पूछा। सब्जी वाले ने कहा कि 1 किलो 40 रुपये। मम्मी ने बोला सब्जी वाले को कि मैं 2 किलो आलू खरीदूंगी, मुझे 30 रुपये के हिसाब से दे दे, यानी कि 60 रुपये में 2 किलो आलू दे दे। ये क्या है, मम्मी की तरफ से सब्जी वाले को एक ऑफर है, 2 किलो आलू 60 रुपये में खरीद देगा। लेकिन सब्जी वाला सामने से बोलता है कि मैडम मैं आपको 2 किलो आलू तो दे दूंगा, लेकिन 60 रुपये में नहीं 80 रुपये में दूंगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जिस पर्सन को ऑफर किया गया है उस पर्सन ने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सेम उस मैनर में एक्सेप्ट नहीं किया जिस मैनर में उसे ऑफर किया गया है। उसने कुछ चेंजेस करके ऑफर में फिर उसे एक्सेप्ट किया है। तो जब कोई भी पर्सन जिसे ऑफर किया गया है वो ऑफर में चेंजेस करके उसको एक्सेप्ट करता है तो उसे हम एक्सेप्टेंस नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसने ऑफर के बदले में एक काउंटर ऑफर दिया है। समझ आई। और अगर एग्जांपल्स लेनी है तो समझ लो कि ए ने बी को बोला कि मैं तेरा घर 15 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। बी ने कहा ठीक है, घर तो मैं आपका अपना बेच दूंगा लेकिन 15 में नहीं 17 लाख में बेचूंगा। तो वो मान तो गया ऑफर घर बेचने के लिए, लेकिन 15 में नहीं माना, 17 में माना है। तो उसने टर्म्स चेंज कर दी ऑफर की, तो इसे बोलेंगे बी की तरफ से एक काउंटर ऑफर, ना कि एक्सेप्टेंस। क्लियर होगी बात। काउंटर ऑफर क्या है कि जब जिसे आप ऑफर कर रहे हो वो कुछ चेंजेस करके एक्सेप्ट करता है, वो होता है काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है, जब दोनों पार्टी सेम टाइम पे एक दूसरे को सेम टाइम में सेम मैनर में एक दूसरे को ऑफर करती हैं। इस इग्नोरेंस में मतलब कि उन्हें नहीं पता होता कि सामने वाली पार्टी भी उन्हें ऑफर करने वाली है, तो अगर वो एक दूसरे को ऑफर कर देती हैं तो वो होता है क्रॉस ऑफर। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास स्टैंडिंग ऑफर, जिन्हें हम ओपन या फिर कॉन्टिन्यू ऑफर्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली स्टैंडिंग ऑफर्स कौन से होते हैं, जिन ऑफर्स को आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक्सेप्ट कर सकते हो, जो कि एक पीरियड तक ओपन होते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर्स। अगर इसे एग्जांपल से समझे, मान लो कि ये एक फार्मर है जो कि पोटैटोस आलू प्रोड्यूस करता है। ये है एक लेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ये फार्मर इस लेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक ऑफर देता है कि अब से नेक्स्ट 6 मंथ्स तक 50 क्विंटल आलू वो उन्हें 20 रुपये पर किलो के हिसाब से सेल कर देगा। अब ये जो उसका ऑफर है कि 6 महीनों तक, अगले 6 महीनों तक कभी भी वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 50 क्विंटल
आलू वो 20 रुपये पर किलो के हिसाब से वो उन्हें देगा। ये है स्टैंडिंग या फिर ओपन ऑफर। अब ये जो लेज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 6 महीनों में कभी भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकती है। सारा का सारा ऑफ़र एक बार में भी एक्सेप्ट कर सकती है कि सारे ये जो 50 क्विंटल आलू हैं वो एक बार में ख़रीद लें, या फिर वो नंबर ऑफ़ टाइम भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकती है। नंबर ऑफ़ टाइम एक्सेप्ट कर सकती है मतलब कि एक बार में उसने 100 किलो आलू मंगवा लिए, फिर उसने 400 किलो आलू मंगवा लिए, फिर उसने 300 किलो आलू मंगवा लिए। जब तक ये 50 क्विंटल पूरे नहीं हो जाते ये कितनी मर्जी बार इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे जितनी मर्जी क्वांटिटी में। तो ऑफ़र कितनी क्वांटिटी का है? 50 क्विंटल क्वांटिटी का है 6 महीनों तक। तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग या फिर ओपन ऑफ़र, या फिर आप इसे कंटिन्यूइंग ऑफ़र भी बोल सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ऑफ़र के बारे में और टाइप्स ऑफ ऑफ़र के बारे में। तो सारी अगर हम टाइप्स देखें तो ऑफ़र 7 टाइप्स का है। एक्सप्रेस ऑफ़र, इम्प्लाइड ऑफ़र, जर्नल ऑफ़र, स्पेसिफिक ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र और स्टैंडिंग ऑफ़र। सारे के सारे आपको क्लियर हुए? अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता दीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन अकाउंट्स के थ्रू भी आप अपनी क्वेरी बता सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑफ़र को हम एक वैलिड ऑफ़र कहेंगे। देखो, राम ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया शादी करने के लिए, है तो ये भी प्रपोजल, लेकिन ये वैलिड ऑफ़र है या नहीं है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।